हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ब्रजेश और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा फिजिक्स। मैं आईटी बीएचयू से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से और मैं 15 सालों से इस फील्ड में हूँ। 15 सालों में मैंने हज़ारों बच्चों को आईटी और पीएमटी में सिलेक्शन दिलवाया है और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा हम लोगों को देखना है प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में पहले इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, डेफिनेशन से भी कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं, नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं। सो एक एक पॉइंट लिखते हुए चलते हैं और एक्सप्लेन करता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो चलिए सभी लोग देखें। पहला वाला लिखिए जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर में पहला पॉइंट लिखो, प्रॉपर्टीज जाना बहुत जरूरी है। पहला पॉइंट लिखो, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। जो डिफाइन भी करते हैं वही वाला एक पहला पॉइंट भी लिखो ना, कि इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लिखो, पहला पॉइंट लिखो, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। हम लोग आज प्रॉपर्टीज ही पढ़ पाएंगे, देखते हैं ना। ये प्रॉपर्टीज में पहला पॉइंट वो है जो हम लोग डिफाइन किए हैं। तो ये रहा पहले पॉइंट का मतलब, एक वेक्टर होता है, इसको हम लोग पढ़ते हैं, इसके बारे में जो मैं लिख रहा हूं ना, इसे पढ़ते हैं वेक्टर ए। ठीक है, वेक्टर ए। और कभी भी वेक्टर हमेशा एक ही डायरेक्शन के अलोंग स्ट्रेट लाइन से सिंबलाइज होता है। वो जो हम लोग उसको ग्राफिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं, दिस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, इसका अपना हेड होता है और इसका अपना टेल होता है। हेड होता है और टेल होता है। ठीक है, टेल होता है। और ये टेल यही नहीं बल्कि पूरे, दिस इज लेंथ ऑफ टेल, है ना। This length of tail tells about what? Magnitude of vector। कुछ लोग इसको मैग्नीट्यूड के नाम पे स्मॉल ए लिखते हैं, कुछ लोग एल लिखते हैं, कुछ लोग कैपिटल ए लिखते हैं। तो यदि केवल कहीं पे ऐसे है तो भी मैग्नीट्यूड है, और कहीं पे एरो है तो ये मैग्नीट्यूड नहीं है। इसके लिए ऐसे करना होता है, दिस इज मॉड ऑफ मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। ओके, सो ये जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं इसका हम लोग स्केल मानते हैं। ग्राफ का हम लोग अपना एक स्केल मानते हैं। कहते हैं कि जैसे मान लीजिए डिस्प्लेसमेंट किसी चीज का 1 सेंटीमीटर दिखाना है, 5 सेंटीमीटर दिखाना है तो दिखा देंगे। लेकिन जब हमें 5 किलोमीटर दिखाना होगा तो अब कॉपी में या बोर्ड पे 5 किलोमीटर तो दिखा नहीं पाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि 5 किलोमीटर की लाइन खींचोगे। तो इस चीज को समझो कि ऐसे केस में हम लोग स्केल मानेंगे। लेट 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब 1 सेंटीमीटर ऑन दिस पेज और बोर्ड असाइंस व्हाट 1 किलोमीटर। तो 5 किलोमीटर के लिए 5 सेंटीमीटर खींचोगे। और यदि ऐसा माना जाएगा तब तो ब्रह्मांड को, किसी भी चीज को हम लोग यहाँ पे दिखा पाएंगे नहीं, उसी के अनुसार हम लोग उसी प्रोपोर्शन में
तो एक तो ये पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोग लेंथ उसी के अलॉन्ग खींचेंगे जिस डायरेक्शन में वेक्टर होगा। और हेड इसलिए होता है क्योंकि किसी भी लाइन का अपना दो डायरेक्शन होता है। स्ट्रेट लाइन का पहले तो ये देखो, वेक्टर ऐसे नहीं हो सकता, कर्व नहीं हो सकता, वेक्टर कर्व से रिप्रेजेंट हो ही नहीं सकता, क्योंकि कुछ पार्ट उसका अलग अलग डायरेक्शन में दिखाने लगेगा, तो ये नहीं माना जाएगा। हर एक छोटा छोटा पार्ट उसी डायरेक्शन के लिए एडिटिव टाइप का काम करे, तब माना जाएगा। तो एक ये है। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन के कितने डायरेक्शन हो जाते हैं? दो। यदि हम लोग एरो न दिखाएं तो एरो दिखाना जरूरी है। हम लोग अब तो शहरों में मैं देख रहा हूं कि पतंग जो उड़ाई जाती हैं उसमें तो पूंछ उछ नहीं लटकाते हैं, लेकिन हम लोग गांव में जब पतंग उड़ाते थे तो खुद ही पतंग बनाते थे और खुद ही मम्मी का जो सिलाई उलाई वाला धागा उसी को यूज करते थे। घर में जो झाड़ू कूचा बोलते थे हम लोग, उससे निकाल के सीक बनाते थे। घर का ही भात जो चावल बोलते हैं उसे लेकर देर तक ऐसे चिपकाए रहते थे, ऐसे सीक को लेके ऐसे करके बनाते थे। तो उतना अच्छा बैलेंस नहीं होता, तो हम लोग की पतंग चक्कर काटती थी ऐसे ऐसे और धड़ाम से गिर जाती थी। लेकिन जैसे ही उसमें पूंछ लगाते थे ऐसे, ये देखो ये पतंग है और ये पूंछ है उसकी, तो वो लहराते हुए बलखाते हुए ऐसे जाती थी हवा में ऊपर, और पीछे से पूंछ ऐसे ऐसे जाती थी लंबी से। अब डिपेंड करता है आप कितना लंबा पूंछ उसका लगाते हैं। तो ये पूंछ है उसकी ना, दिस लेंथ ऑफ टेल, जो पूंछ की लंबाई है वो किसके बारे में बताएगा? मैग्नीट्यूड के बारे में। मैग्नीट्यूड को हिंदी में परिमाण कहते हैं, और परिमाण हो चाहे मैग्नीट्यूड हो, दोनों का सेंस एक ही है, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। जैसे कहते हैं कि वेलोसिटी, एग्जांपल लेते हैं कि वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, किसी चीज की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी में मैग्नीट्यूड, वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो 10 मीटर पर सेकेंड। 10 जो है 10 दैट इज मैग्नीट्यूड, मीटर पर सेकेंड इज यूनिट, एंड डायरेक्शन ईस्ट टुवर्ड्स ईस्ट या वेस्ट या इन दिस एंड दैट, ऐसे, तो वो डायरेक्शन होता है। ओके, तो हमें लगता है कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और एक और चीज है, पहले जब शुरुआत हुआ था, देखो कैसे किस तरह की चीजें, रिप्रेजेंटेशन, एक्सप्रेशन और स्पीच और लैंग्वेज कैसे इवॉल्व हुआ, इंटेलिजेंस है ना, साइंस, ह्यूमैनिटी, लॉज, डेमोक्रेसी, कैसे इवॉल्व हुआ है। पहले हम लोग ऐसे सिंबलाइज करते थे, मोटा लिखेंगे, मोटा सा लिखेंगे उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे, और पतला सा लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड होगा। बाद में ये हुआ भाई कि मोटा पतला तो रिलेटिव होता है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे? किसी के पेन थोड़ी खराब है या मोटी पेन है तो वो तो लिखेगा, तब तो अब तो वेक्टर लिख देगा। या कहीं पहले फाउंटेन पेन होता था, स्याही ज्यादा निकल जाता था, तब तो स्याही ज्यादा निकला तो वेक्टर ही लिखोगे, अब मैग्नीट्यूड लिख ही नहीं पाओगे। कहा तब ये ठीक नहीं है, मोटा पतला ठीक नहीं है। अभी भी कई किताबों में बोल्ड लेटर या मोटा पतला वाला अभी भी यूज कर रहे हैं। तो नया आया, कहा कि ऐसा है कि ऊपर एरो होगा, ऊपर एरो होगा तो उसे हम लोग वेक्टर कहेंगे, और ऊपर एरो नहीं होगा तो हम उसे स्केलर या मैग्नीट्यूड कहेंगे उसका। तो एक नया सिलसिला शुरू हुआ, और जिसे तो हमें लगता है कि आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। तो अगला पॉइंट लिखिए फटाक से, चलिए। किसी भी वेक्टर में दो डंडा लगाते ही
केवल उससे डायरेक्शन गायब हो जाएगा, है ना। इसको ए भी लिख सकते हैं। किसी भी वेक्टर में दो डंडा लगाते ही, मॉड्यूलस लेते ही उसका डायरेक्शन गायब हो जाएगा, केवल मैग्नीट्यूड रह जाएगा। तो यदि मैं इसको कहूं तो मैं इसमें कहूंगा मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, और इसमें कहूंगा तो कहूंगा केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है, डायरेक्शन नहीं है। ओके, चलिए अब हम लोग अगला जल्दी से करिए, लिखिए अगला। अगला लिखिए जल्दी से, दूसरा पॉइंट लिखो फटाक से। दूसरा पॉइंट, वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पेशियल पोजीशन। राइट डाउन इट। वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन its spatial position. Vector does not depend on its spatial. Spatial means what? Position in space. स्पेशियल पोजीशन, जल्दी से लिख लो, मैं तो लिख ही दिया आप लोगों के लिए ये वाला। वेक्टर डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पेशियल पोजीशन। अब इसका क्या मतलब है वो समझो। देखो, एक तो वेक्टर ये होता है कि पोजीशन वेक्टर ही होता है। तो पोजीशन वेक्टर तो ऑब्वियसली पोजीशन पे डिपेंड करता है ना, क्योंकि वो तो रिफरेंस कहीं पे ओरिजिन मानेंगे, वहां से पोजीशन वेक्टर, और वहां पे यदि एज अ होल ओरिजिन के साथ शिफ्ट करेंगे तो भी डिपेंड नहीं करता। तो एक तो ये है जो थोड़ा अलग से सोचना है, पोजीशन वेक्टर तो पोजीशन वेक्टर होता ही है, लेकिन बाकी जो वेक्टर्स हैं वो फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इंपल्स, टॉर्क, है ना, इस तरह का, करंट डेंसिटी, फील्ड, ये जो वेक्टर्स हैं ये पोजीशन पे डिपेंड नहीं करते कहां पर हैं। क्यों ऐसा है? देखो क्यों ऐसा है, ध्यान से देख लो। ये देखो, ये रहा y और x। हाँ, यदि ये a है, ध्यान से, और यदि ये b है, जरा देखो तो, हाँ 30 डिग्री पे ये भी है और 5 यूनिट है, और 30 डिग्री पे ये भी है और 5 यूनिट है। यूनिट मतलब यदि वेलोसिटी वेक्टर है तो मीटर पर सेकेंड है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो हाँ, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है तो मीटर होगा। ठीक है, जरा देखो तो। अब ये है कि बताओ, ये जिस डायरेक्शन में ये है उसी डायरेक्शन में ये है,
जितना मैग्नीट्यूड ये है उतना ही मैग्नीट्यूड ये है, यूनिट भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस अलग अलग जगह पे ही तो है। जगह स्पेस में पोजीशन ही अलग है, बस यही तो है, अलग तो और कुछ है नहीं। तो जरा बताओ वेक्टर में क्या क्या होता है। तो वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। वेक्टर कहाँ बना है इस पे तो डिपेंड होता नहीं है। यही रीजन है कि तब हमें कहना होगा वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी, क्योंकि वेक्टर ए और वेक्टर बी बराबर इसलिए हैं क्योंकि वेक्टर में केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, और दोनों का ही मैग्नीट्यूड और दोनों का ही डायरेक्शन सेम है, और इसलिए दोनों वेक्टर सेम है। एग्जाम्पल लूंगा तो ज्यादा समझ में आएगा आपको। एग्जाम्पल लूंगा तो मान लीजिए दो रोड है ना, दो रोड है अलग अलग जगह। यहां पे एक कार जा रही है पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से, और यहां पे एक ट्रक जा रही है पश्चिम दिशा में 10 मीटर पर सेकेंड से। अलग अलग जगह कार जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, ट्रक जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड से, दोनों पश्चिम में जा रहे हैं, दोनों का 10 मीटर पर सेकेंड है, पर अलग अलग जगह जा रहे हैं ना, दो रोड है। अब दोनों की वेलोसिटीज हम लिखते हैं v1 वेक्टर और v2 वेक्टर। तो सच ये है कि v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर होगा। सच ये है कि v1 वेक्टर बराबर v2 वेक्टर होगा, बावजूद इसके कि दोनों वेक्टर अलग अलग जगह हैं। स्पेस में अलग अलग जगह होने के बावजूद भी दोनों वेक्टर सेम हैं, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन पश्चिम की तरफ है और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम है, और दो ही चीज होता है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और दोनों बराबर है। तो फिर अलग से कोई कुछ और अलग हो उससे कोई मतलब नहीं है। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो जाना चाहिए, दोनों वेक्टर बराबर हो जाते हैं। हाँ, यूनिट भी मतलब कम से कम वेलोसिटी, ये नहीं कि फोर्स हो गया और वेलोसिटी उसको बराबर लिख दी, ये नहीं। तो आप लोगों को समझ में आया। तो इसका मतलब साफ है, किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से वेक्टर नहीं बदलता, क्योंकि वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करने से डायरेक्शन वही रहता है और मैग्नीट्यूड भी वही रहता है। पैरेलल शिफ्ट करने से मैग्नीट्यूड वही रहता है और डायरेक्शन भी वही रहता है। इसलिए इसको क्या कहेंगे हम लोग? सेम वेक्टर है। और वेक्टर स्पेस में इधर उधर होने से, कहीं दूसरी जगह होने से नहीं बदलता। तीसरा पॉइंट, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट लिखो। तीसरा जो हम लोग डिफाइन किए थे, अगला जो हमें समझना है, इट फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। राइट डाउन इट, लिखो इट फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। नेक्स्ट पॉइंट है इट फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। राइट डाउन इट, इट फॉलोज ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन।
इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं, इसको वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। वो आपको धीरे धीरे पता चल भी जाएगा कि क्यों इसका ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम है, इसका क्यों पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन नाम है। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का में सरप्राइज तो आप लोगों को करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो ऑब्वियसली इसके नाम पे ही है कि वेक्टर कैसे ऐड होता है। सो ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या है देखते हैं। यदि एक वेक्टर है, एक वेक्टर ए है ना, उसका अपना कुछ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक है, वेक्टर ए है और प्लस वेक्टर बी है, इसका अपना कुछ थीटा होगा, चाहे 30 डिग्री या, और इसका मैग्नीट्यूड बी है। ओके, अब हम लोग को इसको समझना है कि इन दोनों को जोड़ना है। याद करो, मैं एक बात शुरुआत में कहा था, जो मैं शुरुआत में कहा था वेक्टर में, क्या बोला था याद करो, मैं ये कहा था कि 8 kg मास जो स्केलर क्वांटिटी होता है, 8 kg प्लस 2 kg, स्केलर एडिशन बता रहा हूं, स्केलर का जिसको पढ़ ही नहीं रहे हैं उसको बस याद दिला रहा हूं। 8 kg मास प्लस 2 kg मास 10 kg मास ही होगा, मस्त है 10 kg ही होगा। लेकिन फोर्स 8 न्यूटन और कोई डायरेक्शन, फोर्स है तो डायरेक्शन भी होगा, 8 न्यूटन और कुछ डायरेक्शन उसका, और प्लस 2 न्यूटन और उसका अपना कुछ डायरेक्शन के साथ होगा क्योंकि वेक्टर है। यदि मैं कहूं कि कितना होगा तो इसका आंसर है, इसका नहीं बताया जा सकता। अब क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं बताया जा सकता। क्वेश्चन ये है कि क्यों नहीं बताया जा सकता। इसका रीजन है कि ये सिंपल से अलजेब्रा से नहीं जुड़ता, ये सिंपल सा मैग्नीट्यूड ऐड नहीं होता, बल्कि ये डायरेक्शन के साथ ऐड होता है। और यही रीजन है कि इसकी अपने लॉ ऑफ एडिशन को ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन कहा गया। और नाम ट्राइंगल कहां से आया वो आपको अभी दिख जाएगा। तो एक तो ये है, और दूसरा एक और पॉइंट मैं चाहता हूं कि आप कूल फील करें, मतलब आपको लगे, ऐसा न लगे कोई भारी भरकम चीज पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमें बल्कि जरूरी है कि हम लोग स्केलर से रिलेट करें। चलो अपना तुम लोग बचपन याद करो। यदि कोई कहता है कि 3+, यदि कोई कहता है कि 3+2 बताओ कितना होता है, याद करो। मैं सारा प्रॉपर्टीज आपको मैं केवल स्केलर जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सारे वेक्टर की प्रॉपर्टीज को स्केलर से रिलेट करके मैं पढ़ाऊंगा, है ना। तो पिछला वाला यदि रिलेट करूं तो अच्छा, पहला वाला रिलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है। दूसरा वाला ये है कि ये स्पेस में कहीं रखने पे, कहीं ले जाने पे, कहीं शिफ्ट करने पे पैरेलल डिपेंड नहीं करता, स्पेस में कहां पर है तब तो स्केलर भी नहीं करता। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे मास 4 kg है तो यूएसए में या फिर कहीं दिल्ली ले जाऊंगा तो वो 4.5 kg हो जाएगा, चाहे कम होके 3 kg हो जाएगा। सो स्केलर टाइप का वेक्टर भी है, बस अंतर इतना है कि इसमें डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन के कारण कौन सी कठिनाई आती है थोड़ी सी वो आपको दिख जाएगी, और किस तरीके से सिमिलरिटी है स्केलर के साथ वो भी आपको मालूम चल जाएगा। 3+2 5 होता है, स्केलर में तो यही पढ़े होगे। और कैसे पढ़े होगे बचपन में, जब शुरुआत किए होगे तो ऐसे किए होगे
3 + 2 डायरेक्ट नहीं आता होगा, अब तो 5 आ गया होगा। तुम ऐसे कियोगे 1 2 3 ऐसे। पहले 3 पूरा होता था, पहले 3 को कंप्लीट करते थे, शुरुआत करते थे और 3 को कंप्लीट करते थे, और फिर आगे शुरू करते थे, 2 कंप्लीट करते थे, 1 और 2, और फिर शुरू से गिनते थे 1 2 3 4 5 ऐसे। जब कहा जाता था कि 4 और 3 कितना होता है, तो आपको डायरेक्ट तो मालूम होता था ही नहीं था, तो 1 2 3 4, पहले 4 कंप्लीट करते थे, फिर 1 2 3 ऐसे गिनते थे, और फिर शुरू करते थे शुरुआत से और गिनते थे। फिर होता था 8 + 7 कितना होता है, तो 8 गिनते रहोगे, और फिर 7 के लिए अपने हाथ से काम नहीं चलता था, तो पैर में चले जाते होगे, पैर की उंगलियों में अपना करते होगे। लेकिन जब 13 और 12 होता था, 13 + 12, तो हमारे पास जो गिनती है वो हाथ पांव मिला के कुल खत्म हो जाती है। तब हम लोग और आगे बढ़ जाते हैं और लाइन खींचते थे, है ना। पहले 12 खींचते थे, फिर 13 खींचते थे, और उसको गिनते थे, यही करते थे। मैं तुम्हें क्यों रिलेट कर रहा हूं मालूम है, ताकि तुम्हें लगे कि जो टफनेस है, जो किस तरह से चीजें एडवांस हो रही हैं तुम्हारे लाइफ में ग्रेजुअली, वो तुम इंजॉय कर सको और घबराना बंद करो, और ये पोटेंशियली आप अपने आप को इक्वल समझो कि आप किसी से कम नहीं हो। बस लोग थोड़ा ध्यान दे लेते हैं तो अच्छा करने लगते हैं, कुछ बच्चे ध्यान नहीं देते हैं तो बुरा करते हैं। सो पहले 3 पूरा करते थे, फिर 2 शुरुआत होता, ये पूरा करते थे, या फिर शुरू से गिनते थे। बताओ, यही होता था क्यों? ठीक वैसे ही देखो, मैं करने जा रहा हूं इसको ना, ये देखो मैं शुरू करने जा रहा हूं। अभी मैं 0 लेंथ 0 मैग्नीट्यूड, मैं उधर बढ़ रहा हूं, देखो इधर देखो बढ़ रहा हूं मैं, बढ़ा 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 बढ़ा, बढ़ बढ़ के जितना ए है, जिधर ए है उधर ही बढ़ा, जिधर ए है उधर ही बढ़ा, और पहले ए को कंप्लीट किया। बस अंतर स्केलर और वेक्टर में ये है कि वेक्टर अपने डायरेक्शन की तरफ 0 से शुरू होकर पूरे अपने मैग्नीट्यूड के बराबर, जैसे पहले हम लोग 1 2 3 करके कंप्लीट करते हैं स्केलर में, वैसे ही वेक्टर भी 0 से शुरू होकर पूरा कंप्लीट करता है, बनता है, और उधर की तरफ कंप्लीट करता है जिधर डायरेक्शन होता है, और कहते हैं ये ए है। अब बताओ, बस इसमें डायरेक्शन होता है तो डायरेक्शन की तरफ, स्केलर में नहीं होता है तो बस ऐसे ही कहना होता है, उसमें डायरेक्शन नहीं होता। फिर आगे किसको अब शुरू करोगे बताओ? आगे शुरू करोगे अगला वाला 2, मतलब बी को। बी देखो इधर है, तो जहां खत्म हो गया वहीं से बी शुरू होगा, और बी शुरू होकर ये रहा बी शुरू होकर ये रहा बी शुरू होकर ये रहा बी, और ये रहा थीटा, ये बी है। बस क्या हुआ वो समझो। हम पहले ए को बनाए, टेल से हेड तक खींचे, और वहां हेड बनाए जहां पर खत्म हो गया ना, लेंथ मैग्नीट्यूड पूरा हो गया तो हेड बनाए डायरेक्शन के नाम पर, और ए के हेड पर बी का टेल होके बी की तरफ शुरुआत हुआ, और उधर बी बढ़ा जिधर बी था। इसका मतलब साफ है, ये स्केलर की तरह ही है, बस डायरेक्शन के साथ चलता है। दिस इज ए, कंप्लीट ए, हेड, दिस इज टेल। टेल से शुरुआत होती है, डायरेक्शन में चलता है,
मैग्नीट्यूड कंप्लीट होते हुए हेड बनता है। अब अगला वेक्टर यहीं से शुरू होता है और शुरू होना मतलब टेल है, और उधर चलना जिधर डायरेक्शन है तो उधर चलेगा और उधर चलेगा, फिर फाइनली हेड बन जाएगा। दिस इज ए एंड बी। दिस इज वे टू ऐड टू वेक्टर्स। दिस इज वे टू ऐड टू वेक्टर्स। किससे रिलेट कर रहा हूं? जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, बस आज नया ये है कि इसमें डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन के साथ ऐड होता है। अब जरा देखो तो रिजल्टेंट। रिजल्टेंट में यहां पे क्या करते हो? यहां से लेकर यहां तक अचानक 5 कह देते हो जोड़ के। इनिशियल टू फाइनल, दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल, 5। सो दिस इज इनिशियल एंड दिस इज फाइनल, दिस इज आर। जैसे स्केलर में 5 होता है वैसे यहां पर आर है। ठीक है, ये है। तो जो एरो रेड कलर का दिख रहा है ये रिजल्टेंट है। 3 की जगह ए है, 2 की जगह बी है, और इस 5 की जगह आर है। हमें लगता है कि आप लोग समझ रहे होंगे। अब सुनो, इसका नाम ट्राइंगल है। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों पड़ा? कोई भी दो वेक्टर अपने रिजल्टेंट के साथ ट्राइंगल बनाता है। कोई भी दो वेक्टर अपने रिजल्टेंट के साथ, एडिशन का जो फॉर्मेट है, जो तरीका है, जब दो वेक्टर ऐड होते हैं तो अपने रिजल्टेंट के साथ क्या बनाता है? ट्राइंगल। इसीलिए इस एडिशन का नाम क्या है? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। क्या नाम है इसका? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। और इसे कैसे मालूम, कैसे ध्यान रखोगे? देखो, यदि एक वेक्टर 3 हो, एक वेक्टर 4 हो, देखो समथिंग 3 प्लस समथिंग 4, फोर्स वेक्टर मान लेते हैं इसको, F1 F2। यदि ये 3 न्यूटन हो, ये 4 न्यूटन हो, कहूंगा दोनों फोर्स को ऐड करो तो ये 4 3 7 न्यूटन नहीं है। ये जानते हो कितना है? ये देखो, ये रिजल्टेंट F नेट है जो 5 न्यूटन है। ये 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन नेट इनिशियल टू फाइनल। तो क्या आप स्केलर से ऐड करना सीख गए? क्या स्केलर से ऐड करना सीख गए? स्केलर की तरह, स्केलर तरह रिलेट करना सीख गए? तो क्या हम लोग समझ पाए? इसका मतलब बताओ, वेक्टर कठिन है इस मामले में? देखो, इस मामले में तो आसान है कि स्केलर से सिमिलर कर करके हम लोग सोच सकते हैं, पर इस मामले में कठिन है कि 3 न्यूटन और 4 न्यूटन का अलग अलग डायरेक्शन हो। 3 न्यूटन 4 न्यूटन, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, ऐसा ना? तो सबका रिजल्टेंट अलग अलग डायरेक्शन, 3 न्यूटन 4 न्यूटन, सबका रिजल्टेंट अलग अलग होगा, 7 नहीं होगा। जबकि स्केलर में ये 7 होता है और केवल 7 होता है। तो आप लोगों को आइडिया लग गया वेक्टर का? वेक्टर का आइडिया लग गया? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्यों नाम पड़ा भाई? ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, समथिंग प्लस समथिंग फर्स्ट कंप्लीट समथिंग, फर्स्ट वेक्टर। तो पहला वेक्टर कंप्लीट होते ही
टेल से शुरू होता है हेड पे कंप्लीट होता है, चाहे टेल से शुरू होता है जहां कंप्लीट होता है वहीं हेड बनता है, और इसी के हेड पर अगले वेक्टर का टेल होता है और उधर चलता है जिधर वो होता है और फिर वहां हेड बनता है, और इनिशियल टू फाइनल जोड़ते हैं उसे रिजल्टेंट कहते हैं। मैं जो फोटो बनाया हूं उसके अनुसार बता रहा हूं, जैसे यहां पे अलग है, यहां पे अलग है। मैं कह रहा हूं कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन यदि एक दूसरे पे 90 डिग्री पे लगे, यदि कोई हमको इधर से धक्का दे रहा है मेरे दाएं से और कोई सामने से धक्का दे रहा है ना, कोई इधर से धक्का दे रहा है हमको, कोई इधर से धक्का दे रहा है, इधर से कोई हमको 3 न्यूटन लगा रहा है, इधर हमको कोई 4 न्यूटन लगा रहा है, मैं इधर गिर जाऊंगा और कितना न्यूटन महसूस करूंगा? नेट 5 न्यूटन महसूस करूंगा। परपेंडिकुलर वाला ही बोल रहा हूं, बस समझा रहा हूं। और ये परपेंडिकुलर वाला क्यों लिया हूं? समथिंग 3 न्यूटन प्लस समथिंग 4 न्यूटन गिव्स 5 न्यूटन, क्योंकि तुम पहला पाइथागोरस ट्राइंगल वाला, इस तरह का राइट एंगल ट्राइंगल पहला यही पढ़े होगे। हाँ, लेकिन चलो जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं वो लो, देखो तो 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, ये 5 न्यूटन थोड़ी होगा, ये तो 5 न्यूटन से बहुत ज्यादा होगा। ये देखो 3 न्यूटन और फिर यहीं से 4 न्यूटन, इनिशियल टू फाइनल, ये देखो 7 न्यूटन, ये देखो 3 न्यूटन, इधर देखो 4 न्यूटन, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, इनिशियल टू फाइनल 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, रिजल्टेंट 1 न्यूटन, 3 न्यूटन, इधर ही 4 न्यूटन, रिजल्टेंट 7 न्यूटन, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, रिजल्टेंट 5 न्यूटन, 3 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन, रिजल्टेंट 5 से ज्यादा है। ये इसका मतलब इस पे डिपेंड करता है कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन लग कैसे रहे हैं। 3 न्यूटन 4 न्यूटन लग कैसे रहे हैं बोलो? अब तो समझ गए होगे, अब तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा कि 3 न्यूटन 4 न्यूटन लगने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और सब तरीकों का अपना अलग अलग फोर्स होगा। ये तुम्हारी स्केलर की तरह नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन मालूम चल गया होगा? बोलो, अगला लिखो। अगला हम लोग, मेरा काम है कि आपको मैं महसूस करवा सकूं कि रियली में वेक्टर कितना इंपॉर्टेंट है। जल्दीबाजी हड़बड़ाहट मत करना, ठीक है ना? जितने भी बच्चे हो बस इंजॉय करो, आराम से पढ़ो, उसे महसूस करो। और मैं कितना बेसिक से आपकी लाइफ से रिलेट करवा के बता रहा हूं। इंजॉय करो। यदि आप वेक्टर स्ट्रांग हो गया तो पूरे फिजिक्स में वेक्टर ही वेक्टर भरा पड़ा है, और फिजिक्स को टफ वेक्टर क्वांटिटीज ही बनाती हैं। इसका मतलब यदि वेक्टर हम लोग जान गए कि वेक्टर का नेचर कैसा है, तो हम लोग फोर्स, इंपल्स, मोमेंटम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन वेक्टर सबको डील करेंगे, क्योंकि वहां पे जो बातें होंगी वो वैसी ही होंगी। उनका प्रोडक्ट, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन, उनको डील करने का जो तरीका होगा वो यही होगा। चलिए, हमको लगता है कि मेरी बात आप लोग मेरी बात समझ रहे होंगे। हम लोग अब आ गए यहां पे चौथा पॉइंट। जल्दी से सभी लोग लिखिए। इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ का मतलब है a प्लस बी बराबर b प्लस a, वेक्टर a प्लस वेक्टर b बराबर वेक्टर b प्लस वेक्टर a। दिस इज कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। इंटरचेंज, a order of addition,
ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। फिर से ये पहले बताओ, क्या ये नई बात है? स्केलर की तरह है यार। हम करें स्केलर में 4 + 3 बराबर 3 + 4 नहीं होता है। 4 + 3 बराबर 3 + 4, तो ठीक है, तब यहां भी होता है। जो स्केलर में होता है, जो स्केलर में होता है वो वेक्टर में होता है। बस अंतर थोड़ा सा ये है कि ये इसमें डायरेक्शन भी होता है, जिसके कारण ये चीजों को, पॉसिबिलिटीज को, वेरिएशन को, रिजल्टेंट को कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कैसे a + b बराबर b + a, कैसे ना? चलो देखो, यदि दो वेक्टर थीटा एंगल पे हो, हाँ, यदि ये एक वेक्टर है a और ये वेक्टर है b, ठीक है, उनके बीच का एंगल थीटा है। ये नई बात इसमें है क्या? जरा देखो तो, जिस जगह से वेक्टर a है उसी जगह से वेक्टर b है, तो पहले तो ये वेक्टर ऐसे ऐड नहीं होते। ये नहीं कि वेक्टर a अब फिर कूद के यहीं से वेक्टर b। पढ़ाया हूं वेक्टर ऐड कैसे होते हैं। वेक्टर ऐड कैसे होते हैं? वेक्टर a अब फिर यहीं से वेक्टर b, यहीं से। ये नहीं कि a और फिर कूद के यहां से b, ऐसे ऐड नहीं होते हैं, ऐसे नहीं होता है। वो याद करो, 1 2 3, यहीं से फिर आगे 5 वाला याद करो, वहीं से आगे 2, और तब गिनना होता है इनिशियल टू फाइनल। इसका मतलब साफ है, यदि ये b है तो इसको पैरेलल शिफ्ट करता हूं और कहता हूं कि ऐसा है कि ये भी b है। बताओ ये पढ़ाया हो कि नहीं? देखो, यदि इसे b कहा जाए तो क्या पैरेलल शिफ्ट होने से ये कुछ और हो जाएगा कि b ही होगा? b ही है, बोलो। पैरेलल शिफ्ट करने से ये ऐसा थोड़ी है कि कुछ दूसरा हो जाएगा। ये b है तो ये b है, ये b है तो ये b है, ठीक है। दूसरा, यदि ये a है, यदि ये a है तो पैरेलल शिफ्ट करो, ये भी a है, ये भी a है, सही है। एक चीज ध्यान दो तो जरा सभी लोग, हाँ, ये बताओ, यदि ये a है, देखो, समथिंग प्लस समथिंग गिव्स व्हाट? इनिशियल टू फाइनल। रिजल्टेंट a + b। ध्यान से देखो तो, इनिशियल देखो यहां से शुरू हुआ, देखो यहां से वेक्टर a प्लस यहीं से वेक्टर b। तो बताओ, इनिशियल टू फाइनल हेड, इनिशियल टेल टू फाइनल हेड रिजल्टेंट होगा कि नहीं? तो बताओ, a + b का रिजल्टेंट r हुआ। जरा उल्टा सोचते हैं, इधर देखो, समथिंग b वेक्टर प्लस समथिंग a वेक्टर, इनिशियल टू फाइनल वही है कि नहीं? इसका मतलब वही रिजल्टेंट है कि नहीं? इसका मतलब सेम आया कि नहीं? इसका मतलब ये ठीक है। इधर से a + b वही दे रहा है जो b + a दे रहा है। क्लियर? अब सुनो, जब हम लोग इतना देखते हैं, बस इतना, और रिजल्टेंट, जब हम लोग इतना देखते हैं और इतना, तो हम लोग कहते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन है ये।
और जब हम ये पूरा देखते हैं तो इसको पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन भी कहते हैं। a प्लस बी गिव्स दिस, b प्लस ए गिव्स दिस। एज अ होल फोटो से साफ दिख रहा है कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। तो हमको लग रहा है कि आप लोगों को समझ में आ भी रहा होगा कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन नाम क्यों है, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन नाम क्यों है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन तो क्यों की जरूरत नहीं है, वेक्टर है तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन है। क्लियर? चलिए एक और चीज मैं एडिशन के तौर पे तुम लोगों को बता देना चाहता हूं। जरा देखो तो इसके अलावा अलग से फोटो ये देखो, समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ए वेक्टर, फिर इसी के हेड से बी वेक्टर कंप्लीट, देन वहीं से टेल हेड, सी वेक्टर देन टेल हेड, डी वेक्टर देन टेल हेड, ई वेक्टर। यदि कोई कहे कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई क्या होगा, कोई कहता है आपसे, कोई कहता है कि ये पांचों वेक्टर को जोड़कर बताओ कि रिजल्टेंट वेक्टर। अच्छा हाँ, वेक्टर कुल जोड़ोगे तो रिजल्टेंट वेक्टर ही ना आएगा यार। स्केलर जोड़ने पे रिजल्टेंट स्केलर आता है, वेक्टर जोड़ने पे वेक्टर आता है, क्योंकि जब कुछ चीजें जोड़ी घटाई जाती हैं तो पहले तो सेम क्वांटिटी घटाई जोड़ी जाती हैं, और दूसरा जो रिजल्टेंट मिलता है वो वही वाला क्वांटिटी मिलता है, क्वांटिटी टाइप, है ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 4 आम प्लस 2 आम तो 6 कुछ और हो जाएगा, आम ही होगा, या ऐसे ही होगा। समझ में आ रहा है? तो वेक्टर में जब वेक्टर जोड़ेंगे तो वेक्टर होगा, कोई दिक्कत? ओके। अब कोई पूछेगा कि इनको जोड़ा जाए रिजल्टेंट क्या मिलेगा, हम बता रहे हैं आपको। 2 वेक्टर को छोड़ो, 5 वेक्टर को देखो, 5 वेक्टर को देखो, ये देखो रिजल्टेंट है। इनिशियल यहीं से शुरुआत हुआ था सब, इनिशियल टेल और फाइनल हेड, इसको जोड़ो और इसका नाम रखो आर। ये जानते हो ये जो आर है ना, ये पांचों का रिजल्टेंट है। ये जो आर है ना, ये पांचों का रिजल्टेंट है। इसकी लंबाई निकालोगे ना तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, और जो एंगल बना हुआ है ना आर का एंगल, जो एंगल बना हुआ है ऐसे ऐसे, वो डायरेक्शन है थीटा उल्टा बताना। समझ में आ रहा है? ये है। दूसरा एक और अंतिम बात, हाँ, यदि कोई कहे समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग प्लस समथिंग, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, बताओ यहां से शुरुआत हो रहा है। देखो तो समथिंग ए प्लस समथिंग बी प्लस समथिंग सी प्लस समथिंग डी, जानते हो रिजल्टेंट कितना होगा? 0, क्योंकि इनिशियल टेल यहीं से शुरुआत हुआ है और फाइनल हेड, टेल इनिशियल टेल और फाइनल हेड यहीं पर है, इन्हीं को जोड़ने से रिजल्टेंट मिलेगा। लंबाई बताओ कितनी? 0। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि सर आप तो कह रहे थे कि वेक्टर को जोड़ने पे वेक्टर ही मिलता है, तो चलो लो 0 वेक्टर लो। भाई आप कह सकते हैं ना कि सर आपने तो कहा था वेक्टर में वेक्टर जोड़ोगे, 4 वेक्टर जोड़ोगे तो वेक्टर मिलना चाहिए, आप तो स्केलर की तरह 0 कह रहे हैं। लो 0 वेक्टर लो।
जिसका अपना डायरेक्शन होगा, रैंडमली देखेंगे जीरो वेक्टर क्या है, आगे पढ़ेंगे, पर मैग्नीट्यूड जीरो है ये तय है। हमें लग रहा है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। क्लियर हो रहा है तुम लोगों को? बोलो। तो क्या आप लोगों को कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन मालूम चल पाया? बोलो। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑब्वियस वाला, 4 + 3 = 3 + 4, a + b = b + a। अच्छा हाँ, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन होता है, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ सब्ट्रैक्शन नहीं होता। a - b not equal to b - a। a - b बराबर b - a नहीं होता, माइनस में इंटरचेंज नहीं होता, केवल प्लस में इंटरचेंज होता है। फिर से रिलेट करता हूं स्केलर से। स्केलर में भी होता है, स्केलर में भी ऐसा नहीं है कि 4 - 3 = 3 - 4 होता है। 4 - 3 = 3 - 4 होता है? नहीं होता है। अब ये मत कहना सर 4 - 4 = 4 - 4 होता है, इधर उधर 4 करते हैं। अब ये मत करना, नाटक इतना भी ज्यादा नहीं कि सर a - a बराबर इंटरचेंज a - a एंड सेम। तो ये बात हो रही है यूनिवर्सली होल्ड करने की, स्पेशल केस के नहीं, एवरीवेयर। दिस लॉ होल्ड्स एवरीवेयर ना। तो ए के लिए नहीं, ए बी के लिए भी होना चाहिए, ए 2a के लिए भी होना चाहिए, तब नहीं होल्ड करेगा, तब नहीं करेगा। तो हमें लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो अभी तो इससे बहुत ज्यादा क्वालिटी डिसाइड नहीं होगा, क्योंकि ये तो सिंपल सी चीजें। हालांकि मैं ट्राई किया कि मैं तुम्हें तुम्हारे बचपन से, तुम्हारे स्कॉलर वाली चीजों से रिलेट करके तुम्हें समझाऊं। अगले क्लास में एसोसिएटिव लॉ पढ़ेंगे, और भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, और टाइप्स ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे। तब तक आप अपना थॉट प्रोसेस चलाते रहिए। कीप गोइंग, कीप थिंकिंग, टेक केयर। थैंक यू सो मच। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।